देखो गॉस लॉ। अच्छा गॉस लॉ से पहले टॉपिक डालो फ्लक्स। गॉस लॉ से पहले एक टॉपिक डालो फ्लक्स। तो बता सकता है फ्लक्स क्या होता है? देखो हम अभी यहाँ, देखो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों अलग अलग चीज है। एक्चुअल में फ्लक्स होता क्या है? डिस्टरबेंस। और देखो अभी यहाँ एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक चैप्टर में जाके वहां पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। और क्लास 11th में अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे तो वहां वाटर का भी फ्लक्स था। तो फ्लक्स क्या होता है? लिखिए, एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी पासिंग थ्रू एनी एरिया, any quantity passing through any area is known as flux, is known as flux। जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं ना हम लोग, तो इस दरवाजे से हम लोग सब पार होते हैं। ठीक है। तो अगर इसका एक एरिया ले लिया जाए और यहां से कितना आदमी पार किया, तो उसको हम लोग ह्यूमन फ्लक्स बोल सकते हैं इस एरिया से। उसी तरीके से अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल देते हैं। अगर कोई भी एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, तो हम बोलते हैं कि इस एरिया के थ्रू एक फ्लक्स है। और कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रो कभी कभी फ्लक्स बोल देते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है वो लिख लो। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, it is the number of electric field lines, it is the number of electric field lines passing through any given area, it is the number of electric field lines passing through any given area। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, इस क्लास में किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है तो बताओ। हाँ मतलब दिखता है वो बताओ। नहीं। तो इस डेफिनेशन में लिखा है कि देखो किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखता ही नहीं है। तो उसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्म निकाला गया कि अगर किसी भी एरिया से, मान के चलिए एक छोटा सा एरिया लिए जिसको हम क्या बोल दिए, डीए। अगर किसी भी छोटे से एरिया डीए से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो उससे हम फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो छोटे से एरिया से एक छोटा सा फ्लक्स जाएगा जिसको हम लोग सिंपली बोलेंगे ई डॉट डीए। यहाँ एरिया स्केलर हो गया कि वेक्टर हो गया? हम तो जानते हैं कि एरिया स्केलर होता है, पर हम एरिया को यहाँ क्या बना दिए, वेक्टर। एक स्केलर को वेक्टर कैसे बना सकते हैं? डायरेक्शन देके। तो इस एरिया का एक डायरेक्शन आज के बाद याद करना है कि कोई भी सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है और उसका डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर खाली ऊपर पॉसिबल है कि नीचे भी? नीचे भी। ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दिए डीए वेक्टर। नोट में लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। अगर हम इसको बढ़िया से लिखें तो इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यानी बोल सकते यही एंगल थीटा है यहाँ पर। और अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको करना क्या होगा, इंटीग्रेट ई
डी ए कॉस थीटा। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कब बाहर आएगा, जब ई क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, यहां लिख लो। हो गया। बार बार हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब थीटा जो लेना है वो किसके बीच लेना है, ठीक है ना। तो मेरे को ये बताओ, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। जैसे ये एक सरफेस है, ये फ्लक्स मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दीवार से उस दीवार तक है, इस कॉपी से हमको मैक्सिमम फ्लक्स पार करवाना है, तो कॉपी को कैसे रखेंगे, ऐसे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जीरो, ए भी इधर है, ए भी इधर होगा, यानी बोल सकते हैं कि थीटा जीरो होगा। लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कंफ्यूज मत होना, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल, 0 डिग्री। अगर इससे एकदम मिनिमम पार कराना हो तो पार होगा ही नहीं एकदम, तो यहां पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन सरफेस के साथ कैसा होगा, पैरेलल, यानी सरफेस के पैरेलल हुआ तो जीरो फ्लक्स और परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 I कैप। देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर प्लेट, थ्रू अ स्क्वायर प्लेट, find the electric flux through a square plate making an angle 30 degree. Find the flux through a square plate. ये भाई, find the flux through a square plate making an angle 30 degree with xz plane. Making an angle 30 degree with xz plane. xz plane, xz। ठीक है, ट्राई करो, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक।
हो गया। तो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, एरिया कितना है ए स्क्वायर कॉस कितना 120। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ। मेटल प्लेट यहां से 30 डिग्री एंगल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये प्लेट ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। तो एरिया वेक्टर से कितना बनाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि हमको एंगल सरफेस से चाहिए कि एरिया वेक्टर से चाहिए, एरिया वेक्टर से। तो यहां पर ई ए cos 6 कितना होगा 60 cos 60। अब किसी का कहना है सर एरिया वेक्टर तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना एक प्लेन सरफेस से फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कितना पार हुआ इस रूम से, कितना आदमी पार होगा, तो थोड़ी बोलेंगे -10 आदमी पार हुआ। तो हमेशा एक प्लेन सरफेस से, ओपन सरफेस से हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव लेना है, हमेशा। समझ में आया वो 60 कैसे हुआ। अगर सरफेस से एंगल 30 डिग्री है, एरिया वेक्टर से एंगल बनेगा कितना 60 डिग्री, याद रखना। कभी भी एक प्लेन सरफेस आएगा, अभी दो सरफेस बात करें, कभी भी एक ऐसा कॉपिया है, तो यहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पार करेगा, तो क्या बोलोगे -10 इलेक्ट्रिक फील्ड पार किया या 10 इलेक्ट्रिक फील्ड पार किया, 10। ठीक है, तो एक ओपन सरफेस से हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव आंसर देना है। लेकिन हमको पता है इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो तुम जिधर लो, लेकिन आंसर हमेशा क्या देना है, पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग टाइप का होगा। ठीक है, और ये क्यूब है, ठीक है, ए बाय ए का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्यूब बना हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक अभी बता रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये टफ होगा, इसलिए पहले समझ लो अच्छे से। इस क्वेश्चन को करने से पहले नोट में एक पॉइंट लिखिए कहीं भी। देखो सरफेस आपको हमेशा दो टाइप का मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में सिर्फ इस प्लेट का जिक्र है, या क्वेश्चन में एक क्यूब का जिक्र है, तो मेरे को ये बताओ यहाँ दो सरफेस होगा, या तो ओपन सरफेस या फिर क्लोज सरफेस। ये आपको ओपन लग रहा है कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, हर तरफ से बंद हो गया। ये ओपन है, कहीं से बंद है ही नहीं। तो याद रखना ओपन के लिए तो किधर भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होगा। जैसे अगर इसको क्यूब समझते हैं इस रूम को, तो अगर हम पूछे कि इस दीवार का एरिया वेक्टर किधर है, तो हमको पता है इसका परपेंडिकुलर इधर भी है इधर भी है। और अगर हम इसको क्लोज समझ रहे हैं तो इस दीवार का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड्स। लिखिए नोट में, फॉर क्लोज सरफेस, for closed surface area vector is always outward।
ठीक है, डिस्क ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन है ना। स्फेयर क्लोज्ड, मतलब इसको तुम ऐसे समझो, स्फेयर को हम बाहर से ही छू सकते हैं, अंदर से नहीं छू सकते हैं, तो वो क्लोज हो गया। डिस्क को दोनों तरफ से छू सकते हैं, तो वो कैसा हो गया? ओपन। ठीक है, अगर हम बात करें एक कोन का, पूरा क्लोज्ड, नीचे ढक्कन लगा हुआ है ऐसे है, तो वो ओपन है कि क्लोज्ड है? क्लोज्ड है। समझ में आया? तो उस हिसाब से सोचना है। और क्लोज सरफेस का हमेशा एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड्स। ये रहा डायग्राम, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर हम एक सरफेस चूज कर रहे हैं ए बी सी डी, तो फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी कितना होगा? ठीक है, पहले ट्राई करो, अगर नहीं होता तो हम बताएंगे, और कर लोगे एकदम। थोड़ा सा समझो कि कैसे निकालना है, क्या करना है। ठीक है, हो गया। इधर देखो, इधर बहुत आसान है। वो सरफेस कौन सा है? तो बोल सकते हैं ये वाला सरफेस है। एक तरह से देखा जाए तो वो सबसे नीचे वाला सरफेस है। अब एक एक करके इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है, सिर्फ उसको देखो, टेन आई कैप को, क्या टेन आई कैप इस सरफेस से एक भी पार होगा? एक्स एक्सिस वाला क्या इस सरफेस को एक भी क्रॉस कर पाएगा? इसको अगर प्रैक्टिकली सोचना है तो इसी रूम को सोचो, और एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो क्या नीचे वाले सरफेस को एक भी पार करेगा? वो नहीं करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, जेड एक्सिस वाले को देखते हैं। जेड एक्सिस किधर है? ये वाला है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है तो इस सरफेस को क्रॉस करेगा? सब सरफेस, सब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कैसा हो जाएगा? पैरेलल, एक भी क्रॉस नहीं करेगा। लास्ट कौन सा? प्लस है कि माइनस? माइनस। माइनस का मतलब किधर? नीचे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा होगा तो पक्का इसको क्रॉस करेगा। यानी जो भी फ्लक्स होगा यहाँ कौन से कंपोनेंट के कारण होगा? वाई वाले। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, समझो ध्यान से। इसका एरिया वेक्टर किधर? नीचे। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? नीचे। दोनों के बीच कितना एंगल? जीरो। तो यहां लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इससे जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 इंटू एरिया हो गया ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 2 स्क्वायर। समझ में आया? पक्का ना? तो अब हम जो शेड कर रहे हैं उसका फटाफट एरिया हमको फ्लक्स निकाल के बताओ। ये वाला, इस वाले का फ्लक्स सोचो कि कौन सा कंपोनेंट उससे पार करेगा, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, कौन सा? कौन सा करेगा? पक्का ना? क्योंकि वाई और जेड वाला पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ। इस तरफ इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, एंगल कितना होगा? 0। तो यहाँ फ्लक्स लिख देंगे 10 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0। आंसर कितना आ गया? 10। समझ में आया? या फिर लगता है कि पता नहीं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक तरकीब और बता देते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए। जैसे मान के चलो कि हमको इसका फ्लक्स निकालना है, समझो ध्यान से, कि हमको कुछ नहीं सोचना, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना दिया हुआ है? 10i माइनस 2j प्लस 5। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, डॉट। इसका एरिया वेक्टर किस एक्सिस की तरफ है? एक्स। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आई कैप। और डॉट प्रोडक्ट में किसको किसके साथ करते हैं? आई को आई के साथ। तो आंसर सिंपल कितना आ गया?
इसमें हो गया कि बिना बुद्धि के कर लिए, लेकिन ये सब मत करो, थोड़ा प्रैक्टिकली फील करो कि भैया किधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर एरिया वेक्टर है, फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन देंगे उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। दे, अच्छा उतार रहा है, हाँ हाँ फिगर बना। हो गया? क्रिकेट विकेट खेलना बंद कर दिया क्या तुम लोग? हाँ? छोड़ दिया ना? आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, टेन एक्स आई कैप, चलो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं। बस यही वाला चीज समझना है, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको हम धीरे धीरे दूर कर देंगे। आ गया? हमको नहीं पता, अभी अभी तुम्हारा बारी है। बनाओ, कुछ तो सोचो कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हैं? 10a² 10x, x क्या है फिर? हेलो हेलो, हाँ क्लास क्लास में, अरे राधे राधे, रखते हैं। चलो बताएं, 10a³ कैसे? का है? अच्छा इंटीग्रेट करोगे तो करते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू
अच्छा, इससे कौन सा एक्सिस वाला पार होगा? एक्स वाला ही। तो फ्लक्स जो इंटीग्रेशन होता है ई ए कॉस थीटा, उसके बाद 10x, एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 1 लिख देते हैं। अब इंटीग्रेट होने के लिए dx vx होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ तो है ही नहीं कहीं dx vx, कैसे करेंगे फिर? अब देखो हम लोग से गलती क्या आ रहा है वो पकड़ो। हम क्या बोले थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर कब आता है? कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ठीक है, अब समझो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्यूब समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया, हमको फ्लक्स किस सरफेस से चाहिए? इस वाले सरफेस पे। इस वाले सरफेस के हर एक पॉइंट पर, जो भी पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? ये दीवार ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? ए, पक्का ना? ओरिजिन से कितने दूरी पर है? ए। तो ये दीवार का हर एक पॉइंट, कोई भी हम पॉइंट लेंगे, सबका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम सब जगह यहाँ ए डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना? 10A। इस दीवार के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 10A। और 10A इस दीवार के लिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। बस यही समझना है। यानी जिस सरफेस से तुम फ्लक्स निकाल रहे हो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे देखना है कि मेरे सरफेस पे वेरिएबल है कि कांस्टेंट। बाकी जगह वेरी करें हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा बोलेंगे कि इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और हम फ्लक्स डायरेक्ट लिखेंगे 10A हो गया वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया हो गया कितना? ए स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? लेकिन अब समझो ध्यान से, अगर यहां पर एक ऐसा सरफेस होता, कैसे बनाए? ऐसा सरफेस होता, मतलब कि ऐसे इंक्लाइंड में, तो इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पर क्या एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता कि वेरी करता? वेरी कर। अब वहां जब वेरी करेगा तो वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लेंगे कि वेरिएबल लेंगे? वेरिएबल। बात समझ में आया सबको? ठीक है, इसको नोट डाउन करो बढ़िया से, और नोट में यहां एक पॉइंट लिख लेना, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, और ये करने के बाद मेरे को तुरंत बताओ कि इस वाले से कितना फ्लक्स होगा? वो जो सरफेस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहां का फ्लक्स कितना? 0। समझ में आया ना पूरा फ्लक्स का कहानी? ठीक है, ये पूरा बेसिक फ्लक्स हम लोग सीख लिए कि फ्लक्स कैसे निकलता है, कब कांस्टेंट लेना और कब वेरिएबल। ठीक है, पैकेज देना देखते हैं तुम। पैकेज लिए हो कि नहीं लिए तुम लोग? लिए हो? वो देखो, वो हमेशा किताब बैग में ही रखता है, कितना बढ़िया बच्चा है।
हम्म चलो नेक्स्ट लिखो। एक लिख लो फटाफट, समझाने का जरूरत नहीं है, लिखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is always zero, is always zero। क्लोज सरफेस से हमेशा जो फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना होता है, जीरो। इसका सिंपल सा चीज ये है कि मान के चलिए फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, बेसिक डेफिनेशन यही था। अगर हम इसको एक क्लोज सरफेस लिए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे एंटर हुआ, 1 2 3 4, और कितना निकल गया, 4, तो नेट जीरो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कभी भी एक क्लोज सरफेस होगा तो उससे नेट फ्लक्स हमेशा कितना होगा, जीरो। तो वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? हम समझा भी दिए, लिखवा भी दिए, और तुम्ही से पूछ रहे कि जो लिखवाया वो ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ बताओ, आधा ट्रू आधा फॉल्स। लिखिए वहां पर एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग आगे काम में लाएंगे कि क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स हमेशा कितना होगा, जीरो। मतलब जितना आया उतना अगर चला गया तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो। ठीक है, और एक क्वेश्चन थोड़ा टफ सा कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे पता चलेगा कि गॉस क्यों पढ़ते हैं, गॉस लॉ। लिखिए, फाइंड द फ्लक्स, दो क्वेश्चन करते हैं, पहले एक आसान करते हैं फिर टफ। लिखो, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, find the flux through the curved surface due to point charge, due to point charge। इस पॉइंट चार्ज के, अच्छा इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। किधर, चारों तरफ। और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, किसके थ्रू चाहिए,
कर्व सरफेस, ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, उससे कितना पार होगा। चलिए बनाइए। हो गया। चलो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट बताते हैं हम लोग, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं। हमारे पास अभी बेसिक फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन है। हम यहां पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया जिसका नाम क्या लिख दिए, डी है। अच्छा इसका परपेंडिकुलर इधर ही होगा, और इस प्लस क्यू चार्ज का यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज का यहां से कितना डिस्टेंस, आर, कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि इस छोटे से एरिया के लिए एक छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए, और कॉस कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से वही क्वेश्चन, ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के अंदर ही होगा कि बाहर आएगा। हमको यहाँ अगर फ्लक्स निकालना है तो इस पॉइंट चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लेंगे कि वेरिएबल लेंगे। इस सारे सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, क्या सारा आर डिस्टेंस है, और हर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म किधर आ जाएगा, बाहर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर खाली क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। डीए का मतलब इसका टोटल एरिया हमको चाहिए, तो आधे का एरिया कितना, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया, कैंसिल। और इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। के को कितना लिखते हो, याद है, 1/4 पाई के इंटू क्यू, और क्या बच गया 2 पाई। 2 पाई से 2 कैंसिल होगा, इसका आंसर आ जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इतना कुछ नहीं करना होगा, आंसर डायरेक्ट बोलेंगे क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। इसलिए हम लोग आगे जाके गॉस लॉ पढ़ेंगे, वो चीजों को इतना आसान बना देगा कि डायरेक्ट ये देखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये प्रोसेस सबको समझ में आया। चलिए उतारिए इसको। तो बार बार तुमको यही नोटिस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कांस्टेंट लेना है कि वेरिएबल। हो गया, उतार लिए ना सब लोग। नेक्स्ट,
एक डिस्क है और डिस्क के सेंटर से आर डिस्टेंस आगे एक पॉइंट चार्ज क्यू है। मेरे को ये पहले बताओ, क्या इस डिस्क के थ्रू कुछ फ्लक्स पार होगा कि नहीं होगा? होगा। कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा, यानी फ्लक्स होना निश्चित है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, इसलिए हमें को मौका दो। और टफ क्यों है वो भी हम बता देते हैं। अच्छा, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म निकला कि वेरिएबल निकला? यूनिफॉर्म। अब यहां पर ये बताओ कि इस प्लस क्यू का, इस डिस्क में मान के चलो यहाँ एक डिस्क है और प्लस क्यू यहाँ है, तो प्लस क्यू का डिस्क के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा कि वेरी मारेगा? वेरी मारेगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन करना कैसे वो भी हम सिखाते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हमको एक छोटा सा एरिया लेना है। अब यहाँ छोटा सा एरिया कैसा लेंगे वो थोड़ा देखो ध्यान से। यहाँ एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा हम रिंग टाइप का लिए, तो बता सकता हम छोटा सा रिंग ही क्यों लिए, वहां स्क्वायर क्यों नहीं लिए? रिंग से ये बनेगा, स्क्वायर से थोड़ी बनेगा। और कोई? अच्छा ये बताओ, इस रिंग के हर, अभी डिस्क भूल जाओ, इस रिंग के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? हाँ, इस रिंग के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। देखो ना, ये रिंग है अगर, और पॉइंट चार्ज अगर यहां है, तो ये वाला सारा डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। इसीलिए हम यहां रिंग लिए। अब हम ये बोलेंगे कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा। ये हो गया छोटा सा एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच एक एंगल भी निकल गया, कितना? थीटा। और ये थीटा सेम हो। अब हम लिखेंगे एक छोटा सा डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, इसका एरिया बताना कितना आएगा। अभी तक ये सब समझ जाना चाहिए था। इसको अगर काट के लंबा करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। उस रेक्टेंगल का लेंथ होगा 2πx और विड्थ कितना होगा? dx। तो ये हो गया छोटा सा एरिया इनटू कॉस थीटा। अब थीटा तो हमको पता नहीं, लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो क्या उसमें हम कॉस थीटा लिख सकते हैं? कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब इसको बढ़िया सा लिख लेते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2πx dx इंटू बेस अपॉन, और अगर आपको टोटल फाई चाहिए तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट। इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, के 2π आर डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यही होगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर हमको पूरा चाहिए फ्लक्स, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स। तो पूरा करने के लिए एक्स का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर कहां तक? आर। तो जब भी वेरिएबल अगर हो गया तो बहुत पापड़ बेलना होगा, लेकिन इसको फिर गॉस लॉ आसान कर देगा। इसलिए हम लोग को गॉस लॉ पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम सब तरकीब बता दिए कि कैसे करना होता है। इसको भी नोट डाउन कर लो।
ठीक है, तो गॉस लॉ स्टार्ट किया जाए। हाँ लिख लो। हो गया? नहीं। हो गया सबका? लिखिए गॉस लॉ। पूरे क्लास में कोई बता सकता है ये लॉ क्या है? हाँ बताइए। बैठ के बता। हाँ, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड। तो गॉस लॉ का कहना ये है कि कोई भी एक सरफेस लेना है, जो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। ठीक है, यानी इसकी गॉस लॉ तभी हम लगा सकते हैं जब सरफेस कैसा होगा? क्लोज। लिखिए नोट में जो जो पॉइंट्स हम लिखा देते हैं, वरना पता चला कि कहीं भी गॉस लॉ लगाना स्टार्ट कर दिए। गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, पहला चीज। ठीक है, उसके बाद गॉस लॉ का फिर कहना है कि इस क्लोज सरफेस, मान के चलिए प्लस Q1 यहाँ है, माइनस Q2 यहाँ है, प्लस Q3 यहाँ है, प्लस Q4 यहाँ है। ठीक है, तो अगर आपको फ्लक्स चाहिए किसके थ्रू? इस क्लोज सरफेस के थ्रू, तो जो आपको नेट फ्लक्स मिलेगा, चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। चार्ज इंक्लोज्ड का मतलब इसके अंदर कौन कौन है? तो इसके अंदर कौन कौन है? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय। देखो गॉस कितना आसान बना दिया कि कोई भी क्लोज सरफेस से आपको अगर फ्लक्स चाहिए तो आप सिंपल देखो कि उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इतना बोल के गॉस लॉ चले गए, है ना। अब यहां से स्टार्ट ये होता है कि अगर अब आपसे पूछे कि गॉस इसको क्यों छोड़ दिया, उस बेचारे के साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया? वो सिर्फ अंदर। हाँ, हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन वो बोला ही क्यों कि खाली अंदर वाले का ही लेना है? रीजन वो क्यों है कि वो क्यों बोला कि खाली अंदर वाले को लेना, बाहर वाले को देखना तक नहीं? बताओ। हाँ देखो इधर देखो, गॉस समझदार था, है ना।
वो जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकला होगा, और बाद में वो फिर देखा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना उस क्लोज सरफेस के अंदर गया उतना उसके बाहर भी चला गया। यानी कि जो भी चार्ज बाहर रहता है उसका जितना अंदर आएगा उतना किधर चला जाता है, बाहर। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स में, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। अब अंदर वाले का क्यों कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि देखो प्लस का हमेशा बाहर ही जाएगा। अच्छा, माइनस का बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, इसलिए यहां माइनस हो गया। तो जो जो प्लस था प्लस, जो जो माइनस था माइनस, लिख लो वहां पर। पहले इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से। Q4 का ऐसे सब ड्रॉ मत कर लेना, ठीक है, हम बस समझाने। हाँ, अच्छा, बाहर वाले को क्यों छोड़ दिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ निकला होगा, इधर भी इधर भी इधर भी, सब तरफ निकला होगा। इस सरफेस के अंदर जितना गया, 1 2 3 4 5 6, तो इस सरफेस से बाहर भी कितना आ गया, 6, तो नेट कितना हुआ। तो ये गॉस पहचान लिया कि भैया बाहर वाले का जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर भी चला जा रहा है, तो फालतू क्यों ले उसको, इसलिए उसको लिया ही नहीं। वो सिर्फ, अच्छा कितना आया इसके अंदर, 6। हाँ, ठीक है ना। चलो, पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करो। अभी और कंफ्यूजिंग है अभी तो, इसलिए धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सब समझा दे रहे हैं। हाँ, क्या क्या, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, आगे। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया, लिखिए वहां पर। फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो बिकॉज फ्लक्स ड्यू टू flux due to outside charges is zero because, बताइए क्यों, बताओ। तो क्या लिखोगे इसको इंग्लिश में, लिख लोगी है ना। हाँ ठीक, चलो लिखो। क्या लिखवा दिए, फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड इज जीरो बिकॉज नेट इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग फ्लक्स, बिकॉज नेट इनकमिंग फ्लक्स is equal to net outgoing flux. तो फ्लक्स सिर्फ किस चार्ज के कारण होगा, अंदर वाले कारण, इनक्लोज, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, लिखो, आया होगा कहीं, क्या हो गया जी, हाँ, उंगली दबा ना, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो, बस बस, ज्यादा हंसना नहीं है। अच्छा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स किसके बराबर है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अच्छा, इससे पहले फ्लक्स किसके बराबर पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। क्वेश्चन लिखिए, पहले इसको लिख लो, अब बाहर भगा देंगे हम। हाँ, चलो,
पहले उसको लिखो और उसके बाद क्वेश्चन हम बता रहे हैं। लिख लिए? यहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, हेयर हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, हाँ, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, चार ऑप्शन लिखो। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन इनक्लोज चार्जेस, बी all the charges, बी में लिखो all the charges, सी outside charges, और डी none of these। सोचिए आराम से। हो गया? चलो, तो पहला ऑप्शन ड्यू टू इनक्लोज चार्जेस, ये किस किस का आंसर है? देखो, टिक तो मारना है, चार में एक तो टिक तो मारना है, हाँ, छोड़ के तो नहीं आना है, ठीक है? नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से। हाँ, चलिए, तो पहला ऑप्शन किस किस को लगता है कि अगर फ्लक्स इंक्लोज कारण के कारण है, इंक्लोज चार्ज के कारण है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट जो लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका लेंगे? इंक्लोज चार्ज के कारण। ये कितने लोग का कहना है? तुम भी चलो साथ में क्या? नहीं, हम अकेले क्यों जाए? तो किसी का कहना नहीं है। चलो ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। चलो, सब जा रहा है तो हम भी चल रहे हैं, चलो साथ में चल रहे। ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई सबका लेना है। नहीं, चलिए, कितने लोग ऑल द चार्जेस के फेवर में हो? एक, दो, पांच, छह, ठीक। थर्ड, आउटसाइड चार्जेस, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो सिर्फ बाहर वाले चार्जेस का लेंगे। चलो ठीक है। डी, हम कुछ और सोच रहे हैं, बताओ क्या सोच रहे हो? बताओ, नन ऑफ दिस का मतलब इससे हट के कुछ होगा कि गॉस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। नहीं, तो एक काम करते हैं, अब इसको बढ़िया से समझते हैं, ठीक है? देखो, इस क्लोज सरफेस में एक प्लस Q1 लेते हैं, माइनस Q2 लेते हैं और प्लस Q2 लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, कि कोई भी एक सरफेस ले,
अच्छा वो पूरा सरफेस होगा कि छोटा सा सरफेस होगा? डीए क्या पूरा सरफेस की छोटा सरफेस? तो कोई भी अगर हम एक छोटा सा सरफेस लेंगे और यहाँ का अगर हम ई डॉट डी ए का बात किए तो बताइए इस सरफेस पे किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा? Q1 का तो आएगा, Q2 का आएगा कि नहीं आएगा, Q3 का भी। यानी उस छोटे से सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले का आ रहा है कि सबका आ रहा है? लिखिए सेकंड ऑप्शन सही है। अब समझो ध्यान से, जब ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है, देखो इसको लॉजिकली समझो वरना जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो होता क्या है, जब छोटे छोटे चीजों को इंटीग्रेट करते हैं तो अब तब जाके इस Q2 का नेट कितना हो जाता है? 0। इसलिए Q2 हट जाता है, तब यह चार्ज इंक्लोज आता है। लेकिन छोटे से एरिया के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेना है? सबका लेना है। लिखो उसमें टिक करो, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इधर देखो, अब समझो यहां से देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ अपना बुद्धि लगाना है और उसी से आंसर आएगा। अगर हम इसको एक टोटल हेमिस्फेयर कंसीडर करें, सॉरी टोटल स्फेयर, इस टोटल स्फेयर से फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन। एक और अगर हम स्फेयर लें और चार्ज यहां है, इससे फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन। उसको कोई मतलब नहीं चार्ज कहाँ है, इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि अगर हम लोग को सिर्फ इस व्हाइट वाले से फ्लक्स निकालना है, क्या क्वेश्चन किए थे ना, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो दिमाग समझो ध्यान से। ठीक है, पहले ये बताओ इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ सिमेट्रिकली जाता है कि किधर ज्यादा किधर कम? सिमेट्रिकली जाता है। तो हम ये बोलेंगे यहां से कि अगर हम टोटल बात करें तो टोटल में जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहां पर चारों तरफ सिमेट्रिकल जा रहा है तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आ रहा होगा? तो नीचे वाले पार्ट से फ्लक्स कितना लिखेंगे? समझ में आया? देखो वही चीज हम लोग डिराइव किए थे उस समय। लेकिन अगर यही प्लस क्यू चार्ज बीच में ना होके थोड़ा ऊपर होता है यहां पर, टोटल फ्लक्स कितना होता? क्यू बाय एप्सिलॉन। क्या उस समय बोल सकते हैं कि जितना ऊपर जाएगा ऊपर वाले पार्ट से उतना नीचे वाले पार्ट से आएगा? नहीं। यानी यहां पर खाली सिमेट्री का खेल होगा, जहां तक तुम सिमेट्री खोज सकते हो तुम खोज के आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो और फिर एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये वाला नोट डाउन करो सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, क्वेश्चन लिखो।
फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एरिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितना वही होगा। देखो अब समझो ध्यान से कि गॉस लॉ और हम लोग जो फ्लक्स पढ़े हैं, अगर हमको इससे फ्लक्स निकालना होगा, ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो गॉस लॉ एप्लीकेबल है नहीं, तो हमको वापस इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाना होगा। और इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्या इस पॉइंट चार्ज का हर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। इंटीग्रेशन करना होगा, हालत खराब हो जाएगा। अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमको सरफेस पहले कैसा चाहिए? क्लोज। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो सबसे पहले ऊपर भी एक ढक्कन लगा दिए, अब ये पूरा सरफेस कैसा हो गया? क्लोज। और हम ये बोलेंगे कि इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा उसको कितना बोलेंगे? क्यू बाय एप्सिलॉन। अब हम एक बुद्धि लगाएंगे, क्या ये प्लस क्यू दोनों के लिए सिमेट्रिकल पोजीशन में है या पक्का ना? यानी कि इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला होगा, एक बार बना लेते हैं, कुछ ऐसे ही निकला होगा। तो यहां से जितना ऊपर वाले पार्ट पे क्रॉस किया होगा, क्या नीचे वाले पार्ट पे उतना ही क्रॉस किया होगा कि कम ज्यादा होगा? सेम। तो हम बोलेंगे जितना ऊपर गया होगा उतना नीचे, तो अभी भी फिर से आंसर बोलेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। समझ में आया? इसको भी नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दें। प्लस क्यू और नीचे अब कोई टेढ़ा मेढ़ा सा है, यानी ये पूरा कर्व्ड ना होके कुछ अजीब सा कर्वेचर का है। अब इससे फ्लक्स पूछा है कितना, वही होगा कि कुछ और होगा? ऊपर में ऐसे ऐसे बनाने का क्या ही जरूरत है? अगर हम ऊपर गोल भी बना लिए और इससे अगर हम बोले कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला होगा चारों तरफ, तो बोल सकते हैं कि जितना ऊपर वाले पे गया होगा उतना नीचे वाले, टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधा कितना होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉस लॉ में आप समझ जाओ कि कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, आपको वहां बस दिमाग लगाना है कि कैसे हम सिमेट्रिक खोज खाज के आंसर निकालना। ठीक है, कहा थोड़ा नीचे, तब ये फेल हो जाता ना। यानी आपको किसी भी तरीके से सिमेट्रिक खोजना है। ठीक है, क्या हो गया? चलो ऐसे ही हंसते रहो जिंदगी भर। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, इनोवेटिव करते, देखना इंडिया का मैप ना बन जाए नीचे।
हाँ चलो, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जल्दी बना, तू लेट हो जाता है बहुत, तो उसका उंगली छोड़ दिया कर। कहाँ फंस गया था? चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए। देखो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, find the flux through the cube if a point charge is at the corner of the cube. Find the flux through the cube. क्यूब से कितना जाएगा अगर चार्ज को हम कॉर्नर पे रखे हैं तो? क्यूब एस्नोट तब होता है जब वो चार्ज पूरा का पूरा अंदर होता, बीच में बात नहीं, अंदर होता, बस बीच में रह नहीं रहे हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये चार्ज अंदर है, बाहर है, सरफेस पे है? अब सरफेस पे है तो भाई गॉस तभी मानेगा जब अंदर होगा। जीरो। अच्छा, जीरो बोलने से पहले एक बार सोचो, एक बार सोचो, क्या इसका चार्ज क्यूब के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स होगा, जीरो का आंसर नहीं होगा। 8। चलो अब समझो ध्यान से। अब देखो हमको खाली सिमेट्री खोजना है, ठीक है? तो हम एक बुद्धि लगाएंगे कि अच्छा, गॉस लॉ लगाने के लिए हमको तो इसको क्लोज करना होगा। तो हम क्या किए, ऐसा ही एक क्यूब इसके नीचे बनाए। पता नहीं हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। ठीक है, एक क्यूब इसके नीचे बनाए, एक उधर बना लिए। चलो बन गया ये भी, और एक नीचे भी बना लिए। ठीक है, क्या अभी अभी ये चार्ज इंक्लोज हुआ कि अभी भी सरफेस पे बाहर है? तो ऐसा चार इधर बनाना होगा। तो टोटल कितना क्यूब लग गया? 8। अब उस 8 क्यूब को एक बड़ा क्यूब एज्यूम करें, तब वो चार्ज कहां पहुंच गया? सेंटर छोड़ो, इंक्लोज तो हो गया। तो हम बोलेंगे उस 8 को अगर हम एक बड़ा क्यूब सोचे तो वो टोटल कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन। अब मेरे को बताओ, अगर वो चार्ज जब बीचों बीच है तो वो 8 क्यूब को बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा कि किसी को ज्यादा किसी को कम? बराबर। तो एक क्यूब से कितना? 8। तो यानी एक क्यूब से आंसर होगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। समझ में आया? तो ऐसे बुद्धि लगा के सिमेट्री खोजना है बुद्धि लगा। सबको समझ आया ना ये वाला? पक्का? तो लिखना हमको नहीं पता, लिखेंगे कैसे? 4 वहां लिख लो, हाँ हाथ से लिखो। टू इंक्लोज दिस सरफेस, टू इंक्लोज द चार्ज, लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं। टू इंक्लोज दिस चार्ज वी ड्रॉ 8 आइडेंटिकल क्यूब्स, वी ड्रॉ 8 आइडेंटिकल क्यूब्स, 8 आइडेंटिकल क्यूब्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, if we consider this 8 identical cube as a single cube, if we consider this 8 identical cube to a single cube, ठीक है, then net flux is equal to कितना होगा? Q by epsilon नॉट। यहां से प्रूफ हो गया कि 8 से होगा Q by epsilon नॉट। ठीक है, as charge is at the center, as charge is at the center, कि भाई चार्ज सेंटर पे है, as charge is at the center, due to symmetry,
ड्यू टू सिमेट्री electric field will be distributed equally. As due to symmetry, electric field will be distributed symmetrically to all the 8 cubes. ठीक है, 8 क्यूब्स को बराबर सिमेट्रिकली मिलेगा। ठीक है, therefore flux through any of the cube, किसी भी एक क्यूब से flux through any one of the cube is कितना q by 8 एप्सिलॉन। ठीक है, इतना आसान भी नहीं पूछता है जेई में। ठीक है, वहां लिख लो 7। भावनाओं को समझ लिए होगे क्या करना बस। चलो समझ में आया सबको ना। अब जो बताने जा रहे हैं शायद हम ड्रॉ भी ना कर सके, इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको इमेजिन करो। चार्ज अगर इसको पूरा एक क्यूब मान ले, इस रूम को क्या मान के चल रहे हैं क्यूब। चार्ज को अगर एक कॉर्नर पे रखें, किसी भी कॉर्नर पे, तो इस पूरे रूम को कितना मिला अभी निकाले ना, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। ठीक है, इस रूम में कितना सरफेस है पक्का ना, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब एक एक करके सबका बात करेंगे। चार्ज का कहां पर है, इस कॉर्नर पे। इस दीवार से कोई फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, आराम से एकदम एज्यूम करो, फिगर दिमाग में बनाओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा है। तो अगर उस कॉर्नर पर है तो इस दीवार पर एक भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो जाएगा। ऊपर वाले छत से नहीं करेगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा तो इसको कैसे क्रॉस मारेगा। ऐसे के लिए वो चार्ज यहां होना चाहिए, वो चार्ज है कहां पर, कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कभी क्रॉस करेगा नहीं। इससे 0, इससे भी, इससे 0, पक्का ना। तो 3 सरफेस ऐसा हुआ जिससे कोई फ्लक्स नहीं गया। अब बचा कितना, 3। एक पार होगा, इससे कंफर्म पार होगा, वहां से मारेगा इसको उसको, पक्का ना। तो यानी जो Q बाय 8 एप्सिलॉन इस रूम को मिला था वो सिर्फ 3 ही को मिला। किसको किसको, इसको, इसको और इसको। बस एक चीज खाली अब समझो ध्यान से, इस कॉर्नर के लिए ये दोनों सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। इसको ऐसे रूम बड़ा है ऐसे मत सोचो, एक क्यूब सोचो। तो इस क्यूब के लिए अगर ये क्यूब है और ये कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर के लिए ये दो फेस सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। ये तो तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन अब तुमको हम ये बोले कि ये फेस और ये फेस तीनों सिमेट्रिकल है, तो ये हजम नहीं होगा। इसको हजम कराने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करें यहां तक, तो ये डायगोनल इस फेस के लिए भी है, इस फेस के लिए भी है और नीचे वाले फेस के लिए भी है। वो क्या बोलते हैं, लूडो को गोटी खेले हो, हाँ हाँ डाइस बोलते हैं, गुड है ना। तो गोटी में एक कॉर्नर के लिए, इधर इधर इधर, ये कॉर्नर क्या हो गया, ये कॉर्नर और वो, अच्छा ये दोनों कॉर्नर सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो अगर ये कॉर्नर के लिए वो कॉर्नर दोनों सिमेट्रिकल है, तो ये तीनों फेस इसके लिए सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा ना जी। या फिर इसको ऐसे समझा सकते हैं, देखो ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल कितना डिस्टेंस होता है, √3a। ठीक है, ये √3a। ठीक है, और
ये वाला डिस्टेंस √2a, तो इस फेस के लिए ये √2a और ये √3a, ठीक है। इस फेस के लिए, इस फेस को देखो ध्यान से, इस फेस के लिए ये √3a होगा वापस से, और ये वाला डिस्टेंस फिर कितना होगा, √2a, यानी ये फेस और ये फेस एकदम एक जैसा दिख रहा। उसी तरह से ये √3a, तो वो वाला भी कितना होगा, √2a। यानी हमको देखने में ये दोनों तो सिमेट्रिकल दिख जाता है, पर ये तीनों सिमेट्रिकल दिखने में थोड़ा हमको क्या लगता है, परेशानी लगता है, ठीक है। तो याद रखना कि इस कॉर्नर के लिए ये तीनों फेस सिमेट्रिकल है। तो अगर हमसे पूछा जाता कि चार्ज यहां है, इस फेस से कितना, तो टोटल कितना आया था, Q/8, Q/8 तीनों को बराबर मिला, तो इस फेस से कितना, Q/24 एप्सिलॉन। इसका मतलब ड्रॉ कर लो कॉपी में, इसको याद रखना है बस। और ये Q/24 एप्सिलॉन हम एक और तरीके से समझा देंगे, टेंशन मत लो। हम बहुत सारा तरीका से बताएंगे कि इसका आंसर कितना है, Q/24। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी, 2-3 क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट due to point charge, find the flux through the plate due to point charge as shown in figure। हो गया। देखो, ऐसे अगर गॉस लॉ नहीं लगाएं तो देखो कितना दिक्कत होगा, वो बता रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस हर एक सरफेस पे कांस्टेंट की वेरिएबल वेरिएबल इंटीग्रेशन करना होगा, हालत खराब हो जाएगा। लेकिन गॉस इसको आसान इसी कैसे बनाया, तो सबसे पहले हमको सिमेट्री ढूंढना है।
तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ऐसा कितना प्लेट्स लगाना होगा? 6। 6 बनाएंगे तो पूरा एक रूम बन गया। उस रूम के लिए चार्ज बिल्कुल कहां पर हो जाएगा? सेंटर पे। तो 6 प्लेट्स को टोटल मिला के कितना मिलेगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो 8 को कितना मिलेगा? सबको समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन लास्ट। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस चार्ज का पोजीशन चेंज किए। वही वही चीज तो है। देखो क्यूब बनाओगे तो उसका कॉर्नर में चला गया, और कॉर्नर पे चला गया तो हम लोग को पता है कि उस सरफेस से कितना जाता है, वहां पर रहता है तो टोटल मिलता है क्यू/8। और क्यू/8 कितने हिस्से में बढ़ता है? 3 हिस्से में। आंसर कितना आ गया? क्यू/24। एक तरीका अब और बताते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इधर देखो, कहां गया? इधर देखो, चार्ज अगर प्लेट के, अगर ये ए है और ये a/2 है तो कितना मिला? Q/6। यहां देखो, हम क्या किए कि इसको, प्लेट को ना बड़ा कर लिए। हम एक और अप्रोच बता रहे हैं बस। तो ये प्लेट कितने डिस्टेंस का हो गया? 2। तो 2a तो ये डिस्टेंस उसका आधा होना चाहिए था। तो ऐसा 6 बनाते तो ये पूरा क्यूब बन जाता। तो ये चारों प्लेट्स मिला के चारों से कितना जाता? चारों से कितना जाता? इसको क्यूब बना लिए, तो टोटल क्यूब से Q/ε0। तो एक प्लेट से कितना? Q/6ε। ये अभी हम लोग पढ़े। अब हम बोलेंगे कि ये प्लस क्यू इन चारों प्लेट्स को बराबर फ्लक्स दिया होगा कि अनसिमेट्रिकल? बराबर। तो एक प्लेट को इसका कितना देगा? 1/4। तो आंसर फिर कितना आ गया? Q/24ε। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक प्लेट से इतना है, या फिर आप डायरेक्ट बोलोगे कि इस प्लेट के लिए अगर ये ए डिस्टेंस पर है तो वो क्यूब वाला कॉर्नर पहुंच गया, और कॉर्नर पहुंच गया तो कितना होता है? Q/24। हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं इतना पढ़ाने के बाद, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, लिखो। हाँ लिख लो इसे, देखो जितना समझोगे उतना बढ़िया है। कहाँ गया? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। जेई मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है। हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, 150 y² x y z। ऐसे दिया ना? नहीं नहीं, ये दिया है x y z।
लिख लिए? उतारो जल्दी जल्दी जब तक। 0.5 मीटर क्यूब है, ठीक है। फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड, फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब, फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। Find the charge inside the cube. आपके पास मात्र 3 मिनट समय क्वेश्चन उतारने के बाद। चलिए टाइम तो हो गया, किसी का बना? फिर आंसर तेरा कितना आया? एंड तुम लोग का कितना आया था आंसर? ऑप्शन लिख दे। चलो हम सॉल्व ही कर देते हैं, मैच कर लेना सही की गलत। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कितना घुमा के दिया, वो पूछा है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना,
इस क्यूब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस सरफेस से पार करेगा? एक ये वाला और एक कौन सा, नीचे वाला। नीचे वाले के लिए y कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, y में वेरी कर रहा है, तो नीचे वाले सरफेस के लिए y कोऑर्डिनेट कितना, 0। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो यहाँ का फ्लक्स कितना होगा, 0। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, तो इससे जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ के लिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0.5, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 150 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर इंटू एरिया कितना हो गया 0.5 का होल स्क्वायर, और एंगल 0 होगा cos 0 कितना हो गया 1, तो इसको लिख सकते हैं 150 इंटू 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, तो याद करो गॉस लॉ क्या बोला, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमको पता है फ्लक्स सिर्फ इसी दो सरफेस का था और इस सरफेस का कितना आया, इतना, तो फ्लक्स लिखेंगे 150 इंटू 0.5 का होल क्यूब, एप्सिलॉन नॉट इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यही आंसर होगा क्यू इनक्लोज्ड का, 4 हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यही आंसर होगा। ये 2021 का मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आया रिलेशन पूरा, फ्लक्स, चार्ज इनक्लोज्ड, गॉस लॉ, सिमेट्री, सब कुछ है इसमें टोटल। इसके बाद मैथ्स है, कुछ है ही नहीं कुछ। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि, आज तो पढ़े गॉस लॉ, अब पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, तो वहां फिर कंडक्टर्स आ जाएगा, फिर कंडक्टर्स पढ़ते 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 कैपेसिटर में चले जाएंगे। ठीक है, कौन, अच्छा ये वाला यहीं रह गया था, अच्छा तुम ही है मोदी, अच्छा।